हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सिलेक्शन के लिए आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ रैंकर पॉइंट के ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर। यहाँ अपन बात करने वाले आज जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं उन कंपटीशन एग्जाम्स में मोस्टली जो भारत का भूगोल आता है, भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के संबंधित चाहे आप उस सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने वाले हैं, अब आने वाले जो एग्जाम्स हैं सेकंड ग्रेड है और थर्ड ग्रेड रीट का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें भारत के भूगोल से संबंधित काफी कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो यहां पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि भारत के भूगोल को कैसे पढ़ा जाए और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अपन किस प्रकार से अपने आप को तैयार करें ताकि अपनी तैयारी एक सिलेक्शन लेवल तक अपन चले जाएं। चलिए अपन बात कर लेते हैं भारत के भूगोल में। सबसे पहले जो जनरली वही बात की जाती है एक्सटेंट एंड लोकेशन। एक्सटेंट एंड लोकेशन के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। मतलब यहां पर यही बात की जाएगी कि स्थिति व विस्तार। सबसे पहले जो इंडिया है उसका स्थिति व विस्तार देखा जाता है। स्थिति व विस्तार, अब इंडिया का स्थिति व विस्तार देखने के लिए या तो अपन यहां पर बात करेंगे दोस्तों विश्व में राजस्थान की, विश्व में भारत की स्थिति, मतलब विश्व में भारत की स्थिति का क्या महत्व है, या फिर अंतर महाद्वीपीयता की जो क्वेश्चन है महाद्वीपीय लेवल पर यहां अपने भारत का क्या रेफरेंस है या क्या क्या विशेषताएं। तो विश्व में भारत की स्थिति और महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का जो क्योंकि पार्ट है भारत, तो इसमें भारत की स्थिति के बारे में पर चर्चा करने वाले। तो चलिए आज अपन आगे बात करते हैं कि जो अक्षांश स्थिति व विस्तार की गणना जो है वो अक्षांश व देशांतर के आधार पर की जाती है। तो यानी यहां पर अपन बात करने वाले हैं कि भारत की स्थिति विश्व में भारत की स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति, और विश्व में भारत की जो स्थिति है इसके बारे में जो मोस्टली निकाला जाता है वो कहा जाता है कि या तो अक्षांशीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाती है या बात की जाती है दोस्तों किसके बारे में, देशांतरीय स्थिति के बारे में। किसके बारे में? देशांतरीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाती है। तो चलिए आज अपन बात करते हैं थोड़ा सा अक्षांश देशांतर को अपन देखें कि अक्षांश देशांतर जो वर्ड हैं ये वर्ड सर्वप्रथम दिए गए हैं किस देश के द्वारा दिए गए दोस्तों? ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए हैं? ब्रिटेन के द्वारा सर्वप्रथम अक्षांश देशांतर वर्ड्स को अस्तित्व में लाया गया। और फिर अपन ने देखा कि यहीं पर एक भूगोलविद थे जिनका नाम था इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज ने इनका क्या किया भाई? नामकरण किया, या इन रेखाओं को अक्षांश देशांतर नाम दिया। किसके द्वारा दिया गया? इरेस्टोस्थनीज द्वारा दिया गया। तो अक्षांश देशांतर की खोज ब्रिटेन ने की, बट नामकरण किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? इरेस्टोस्थनीज के द्वारा दिया गया। तो यहां अपन बात कर लेते हैं कि भाई इसके बाद ये अक्षांश देशांतर स्थिति विस्तार जो वर्ड है ये पूरे ही विश्व में पढ़ा जाता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कंफ्यूजन बना हुआ था कि वास्तव में अक्षांश कितने होंगे, देशांतर कितने होने वाले हैं। इन सभी के लिए फिर क्या किया गया? 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। और वॉशिंगटन डीसी के बारे में अपन जानते हैं दोस्तों, ये यूएसए का कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी नगर क्या लगता है दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी लगता है, जिसे विश्व की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय भूगोलवेताओं की संगोष्ठी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस अनुसार जो है यहां इस कार्यक्रम के तहत इनको परिभाषित किया गया कि वास्तव में अक्षांश क्या होंगे, देशांतर क्या होंगे, और इनको क्या किया गया दोस्तों? निर्धारित किया गया।
तो अक्षांश देशांतर को परिभाषित व निर्धारित करने के लिए वाशिंगटन डीसी में सम्मेलन का आयोजन हुआ। यानी आज अगर मैं आपसे बात करता हूं कि किसी भी अक्षांश का निर्धारण, चाहे वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो, चाहे वो 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा हो, इन सभी को निर्धारित किया गया दोस्तों। कब किया गया था? 1884 में किया गया था। तो चलिए अपन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अक्षांश देशांतर अस्तित्व में आने के बाद अब इसका अपन भारत में संबंध देखते हैं कि इंडिया, भारत व अक्षांश का क्या संबंध है, यानी अक्षांश और भारत किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे कि पहले तो अपन बात कर लें कि जो अक्षांश है, ये आपका ग्लोब है दोस्तों, कि अक्षांश ग्लोब पर स्थित पूर्व से पश्चिम को कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। पूर्व से पश्चिम को खींची गई काल्पनिक रेखाएं, वृत्ताकार रेखाएं, जैसे कि अपन बात करें कि यह अक्षांश देशांतर के अंतर्गत सबसे पहले पूर्व से पश्चिम में 0 डिग्री माना गया, जिसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा, क्योंकि भू यानी पृथ्वी, उसके बीच में होने के कारण से क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। फिर कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, इसलिए इसे अपन कहते हैं कौन सी रेखा? विषुववृत्त रेखा भी कहा जाता है। अन्य अक्षांश जितने भी खींचे उनके लिए सबसे लिए आधार माना, इसलिए आप इसे एक और नाम देते हो, क्या? आधार रेखा। अब चूंकि यह क्या करती है? पूरे विश्व को 2 गोलार्धों में डिवाइडेड करती है। ये दोस्तों उत्तर की ओर है तो इसे कहा जाएगा कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण की ओर है तो इसे क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से एक वर्ड है इक्वल, तो इक्वल से बना क्या बना? इक्वेटर लाइन। क्या बना दोस्तों? इक्वेटर लाइन। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए आपसे कि अक्षांश क्या होते हैं, तो पूर्व से पश्चिम को खींची गई, एक तो समानांतर होना चाहिए, नंबर 1 वर्ड तो क्या निकला दोस्तों? काल्पनिक। काल्पनिक। अगला वर्ड है समानांतर और वृत्ताकार रेखाएं, क्योंकि अक्षांश अपने आप में क्या होती है दोस्तों? वृत्ताकार होती है। तो ये रेखाएं क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षांश कहलाती है। ठीक है। अब अगली बात, 0 डिग्री मध्य में माना तो इसने पूरे विश्व को कितने गोलार्धों में बांट दिया? 2 गोलार्धों में। एक तो आपका उत्तरी गोलार्ध है और एक कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहां अपन बात करने वाले हैं कुल अक्षांश कितने हो, तो कुल अक्षांश तक आपको ले जाओ, उससे पहले अपन यहां पर बात कर लेते हैं कि कुल अक्षांशों के लिए ये तो आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका कौन सा गोलार्ध हो गया? तो दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां अपन ने देखा कि जो दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम मान रहे, 0 के बाद 1 2 3 0 डिग्री बीच में बताया, और यहां आने के बाद ये 0 डिग्री के बाद 1 2 3 ऐसे मान बढ़ते हुए जाएंगे। लास्ट में कितने आने वाले दोस्तों? 90 आने वाला है। तो एक गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश टोटल जो है वो कितने दोस्तों? साउथ वाले कितने हैं? 90 हैं। उत्तर की ओर मैं आज से बात करना चाहूंगा, तो उत्तर की ओर भी सेम पैटर्न में आप ध्यान रखिएगा कि ये सभी उत्तर में जो है उन्हें अपन उत्तरी अक्षांश कहते हैं। 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हुए गए, लास्ट में कितने आएंगे? 90 डिग्री नॉर्थ। कितना आएगा? 90 डिग्री नॉर्थ आने वाला है, उत्तरी अक्षांश आने वाले हैं। तो यानी 90 अक्षांश तो उत्तरी हो जाते हैं और 90 कौन से हो गए? दक्षिणी। और 0 डिग्री भी अपने आप में एक अक्षांश है। इसलिए दोस्तों अगर आपसे एक क्वेश्चन कर ले कि कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181 होते हैं। कितने होते हैं? 181 होते हैं। तो यहां अपन चर्चा करने वाले हैं कि कुल अक्षांश कितने हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए तो ये होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं? 181 होते हैं। फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अक्षांश रेखाएं या वृत्त कितने होते हैं? अक्षांश रेखाएं या वृत्त कितने होते हैं? तो यहां पर आपका जवाब होगा दोस्तों कितना? 179। कितना होने वाला है?
179 179 होने वाला है। और 179 किस लिए होते हैं? क्योंकि 90 डिग्री तो साउथ वाला और 90 डिग्री जो नॉर्थ वाला है ये ध्रुव है, और ध्रुव पर स्थित किसी बिंदु से कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती, इसलिए कुल अक्षांश वृत्त में 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को माइनस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दो माइनस करने के बाद कुल अक्षांश वृत्त या रेखाओं का जवाब आपने कितना दिया? 179 179 होते हैं। ठीक है, फिर यहां पर अपन ने कहा, देखो इस मैप से अपन को क्या याद रखना है कि अक्षांश क्या होते हैं? पूर्व से पश्चिम को खींची गई काल्पनिक समानांतर या वृत्ताकार रेखाएं क्या कहलाती? अक्षांश कहलाती है। मध्य में 0 डिग्री अक्षांश है, जिसने विश्व को दो गोलार्धों में डिवाइड किया, उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश। फिर अपन ने बात की कुल अक्षांश कितने हैं, तो आपका जवाब था 181, और अक्षांश वृत्त या रेखाएं कितनी दोस्तों? 179। आगे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि महत्वपूर्ण अक्षांश कितने हैं, महत्वपूर्ण मेन अक्षांश कितने माने गए हैं। तो देखिएगा, मेन अक्षांश तक आपको ले चलते हम कि महत्वपूर्ण अक्षांश जो माने गए दोस्तों, कि कुल महत्वपूर्ण अक्षांश में आपका जवाब कितना होगा, जिन्हें अपन नाम विशेष से जानते हैं। तो नाम विशेष से जिसे जाना जाता है, तो एक तो अभी आपके पास बात हो गया 0 डिग्री, जिसका नाम क्या था दोस्तों? भूमध्य रेखा। क्या था? भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके बाद अभी अपन इसके चर्चा कर चुके हैं कि भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा, आधार रेखा, इक्वेटर लाइन कहा जाता है। इसके बाद मेन अक्षांश जो होंगे वो सूर्य के उत्तरायण के आधार पर एक निर्धारित किया 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा, एक माना गया 23 से 1/2 डिग्री साउथ। ठीक है, अब रही बात कि इन्हें किस नाम से जाने, इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाए, तो यहां अपना जवाब होगा दोस्तों कि इसे कहा जाता है, कौन सी रेखा कहा जाता है? कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, यानी इंग्लिश में वर्ड जरूर याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ को, यानी उसे अपन कहते हैं कर्क रेखा, जो सूर्य के उत्तरायण के आधार पर निर्धारित की गई है, क्योंकि पृथ्वी का सूर्य का मैंने पृथ्वी का 23.5 डिग्री अक्षीय कोण बनता है। आगे अपन कटिबंधों में बात करने वाले हैं कि ये सूर्य उत्तरायण में केवल कर्क रेखा तक ही जाता है, और दक्षिण में अगर जाता है तो यहां पर होती है दोस्तों, कौन सी होती है? मकर रेखा। 23 से 1/2 डिग्री साउथ में होती है दोस्तों, कौन सी होती है? मकर रेखा। और यहां अपन ने देखा कि इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसे जाना जाता है? 23 से 1/2 डिग्री साउथ को, यानी सूर्य दक्षिणायन में केवल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही आता है, मकर रेखा तक ही आता है। फिर अपन देखते हैं अगला मेन अक्षांश क्या है। तो मेन अक्षांश में यहां पर एक और मान लिया गया, जो कि दोस्तों क्या है? 66 से 1/2 डिग्री साउथ, और इधर भी सेम माना गया 66 से 1/2 डिग्री, ये होगा लेकिन दोस्तों नॉर्थ। कौन सा होने वाला है? नॉर्थ होने वाला है। अब रही बात इन दोनों का निर्धारण कैसे किया गया, इन दोनों को कैसे निर्धारित किया गया, तो यहां अपन बात कर लेते हैं कि उत्तर में आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक महासागर की सीमा का निर्धारण 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ करता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और दक्षिण में आप जानते हो अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो उस आधार पर इसका नाम रखा गया अंटार्कटिक रेखा। 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ को दोस्तों आप कहते हो अंटार्कटिक रेखा, और 66 से 1/2 डिग्री साउथ को कहते हो आप, सॉरी नॉर्थ को कहते हो आप कौन सी? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगले मेन अक्षांश आपके आने वाले हैं, एक तो 90 डिग्री साउथ और एक 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ आने वाला है, मतलब 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिन्हें माना गया है दोस्तों, इसे कहा गया है उत्तरी ध्रुव। क्या कहा गया है?
उत्तरी ध्रुव और इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए मेन अक्षांश कितने होते हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश कितने होते हैं, तो 200 अपना जवाब होने वाला है कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, तो महत्वपूर्ण अक्षांश 7 होते हैं, 7 होते हैं। अब रही बात कि अक्षांश एक प्रकार की कौन सी रेखाएं हैं दोस्तों, काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग होता होगा, किस लिए इनकी कल्पना की गई है, क्योंकि वास्तव में हमें कोई अक्षांश दिखाई नहीं देता, कहीं कोई अक्षांश होता नहीं है। केवल ग्लोब पर किसी भी स्थान विशेष की निश्चित स्थिति का पता करने के लिए इनको निर्धारित किया गया है। तो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका प्रयोग होता है दोस्तों किसके लिए, एक तो होता है दूरी की गणना करने के लिए और एक होता है कटिबंधों के निर्धारण के लिए। कटिबंधों के निर्धारण के लिए, यानी अगर मैं ये बात कहूं कि क्योंकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल समानांतर होती है, इसलिए अगर यहां से अपनी बात कर ली जाए कि भाई अक्षांशों का प्रयोग किस में होता है, दूरी की गणना करने में होता है। और दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी होती है दोस्तों, 111.4 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.4 किलोमीटर होती है। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कर ले कि अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको जनरल अक्षांश का रेफरेंस याद रखना है। अब अपन अगले प्रोसेस में बात करने वाले दोस्तों कि अक्षांशों का जो स्थिति है, भारत व अक्षांश का संबंध क्या है, भारत व अक्षांश ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहां अपन ने जनरली भारत की स्थिति की अक्षांश स्थिति के पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपका ये ग्लोब है, तो ग्लोब के मध्य में यहां पर अभी अपन ने बात की दोस्तों, जो रेखा है यहां अपन ने देखा कि मध्य में कितना डिग्री था, 0 डिग्री, जिसे किस नाम से जाना था आपने, बोलिए, भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा कि 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा इसे 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश स्थिति के आधार पर, यानी ये कहूं, ये तो हो गया आपका कौन सा गोलार्ध हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाता है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पर अगर अपन इंडिया भारत की चर्चा करेंगे तो देखिएगा भारत जो है वो कहां पर स्थित है, इसके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत भूमध्य रेखा के आधार पर दोस्तों कहां पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है, तो भारत विश्व में राजस्थान की स्थिति, भारत विश्व के किस भूमध्य रेखा के कौन से गोलार्ध में आता है, तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा, क्या जवाब होने वाला है कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब भारत की अक्षांश स्थिति के आधार पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि भारत से एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे कहा जाता है क्या, 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ, यानी क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों, कर्क रेखा कहा जाता है। तो अक्षांश स्थिति के आधार पर भारत जो कि विश्व के उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और भारत किस महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा पर पड़ता है, तो दोस्तों जवाब क्या होगा, कर्क रेखा पर स्थित है। आगे पर चर्चा करने वाले हैं कि कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। तो यहां पर अपन ने देखा कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है, तो अक्षांश विस्तार की चर्चा अपन करते हैं। यहां पर भारत के अक्षांश विस्तार को अगर अपन देखें तो दोस्तों यहां पर होने वाला है भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, किस प्रकार से भारत का अक्षांश विस्तार फैला हुआ है। तो यहां अपन ने देखा कि भारत का यहां पर बिल्कुल दक्षिण में
ये द्वीपीय क्षेत्र है दोस्तों, बंगाली खाड़ी के द्वीप, जिन्हें आप जानते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। ठीक है, तो अब भारत के अक्षांश विस्तार की चर्चा करेंगे अपन। तो भारत का अक्षांश विस्तार दोस्तों देखिएगा, या तो ये इसका अंतिम बिंदु यहां पर होने वाला है, या ये मैं बात करूं तो एक अंतिम बिंदु यहां पर होने वाला है, उत्तरोत्तम बिंदु आपका यहां पर होगा। ठीक है, तो यहां पर ने देखा कि भारत का अक्षांश विस्तार कितने डिग्री से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये तो आपके है कौन सा, इसे तो आप कहते हो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि ये तीन ओर जल से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। इसलिए भारत का दक्षिणी हिस्सा, भारत का दक्षिणी भाग तीन ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे अपन प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भारत का दक्षिणतम अक्षांश विस्तार प्रारंभ होता है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट एन से नॉर्थ से प्रारंभ हो जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम अक्षांश विस्तार कितने डिग्री से प्रारंभ हुआ, या मुख्य भारत का अक्षांश विस्तार कितने डिग्री से प्रारंभ होता है, तो आपका जवाब क्या आया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आता है। फिर यदि अपन बात करें कि भारत का अक्षांश विस्तार कितने डिग्री तक जाता है, तो दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिर यदि क्वेश्चन ऐसे बना लिया जाए कि भारत का दक्षिणतम अक्षांश विस्तार, जो कि आप देख रहे हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये चला जाता है 6.45 डिग्री नॉर्थ। तो भारत का दक्षिणतम अक्षांश विस्तार कहां से प्रारंभ हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से प्रारंभ हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे भारत का अक्षांश विस्तार है, अक्षांश स्थिति है, तो एक तो जवाब अपने दिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। भारत का कुल अक्षांश विस्तार कितना है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, दोनों को घटाने वाले हैं। तो आप भाई यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं घटाता हूं तो दोस्तों बताइएगा कितना आएगा। यहां पर 6 मिनट में से 4 मिनट जाते तो दोस्तों कितने मिनट बचते हैं, 2 मिनट, कितने मिनट बचते हैं। और 37 डिग्री में से 8 डिग्री अगर आप माइनस करते हो तो कितने बचते हैं, 9 डिग्री। तो यहां पर अगर आपसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि भारत का कुल अक्षांश विस्तार कितना है, भारत का कुल अक्षांश विस्तार कितना है, तो आपका जवाब कितना आया, 29 डिग्री 2 मिनट। कितना आता है, 29 डिग्री 2 मिनट आता है। और फिर यदि अपन देखते हैं कि 29 डिग्री 2 मिनट आने के साथ ही अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कर ले कि भारत से कुल अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती है, तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा, भारत से कुल अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती है, 29 गुजरती है। कितनी गुजरती है, 29 अक्षांश रेखाएं भारत से गुजरती है। फिर अगर ये कह दें कि भारत से महत्वपूर्ण अक्षांश कितने गुजरते हैं, तो दोस्तों एक ही है जिसका नाम अपन जानते हैं, जो कौन सी 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ, जिसे अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और फिर ये कहा जाए कि कुल अक्षांश तो कितने गुजरे थे, कुल अक्षांश रेखाएं 29, और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती है, तो दोस्तों जवाब क्या होगा, एक ही गुजरती, जिसका नाम है क्या, कर्क रेखा। क्या कहलाती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है भाई, तो आपको जवाब होगा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखो दोस्तों 8 राज्य कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं, तो यहां पर सबसे पहले जी से राज्य मिलेगा गुजरात, आर से राज्य मिलेगा राजस्थान, गुजरात राजस्थान, एमपी से मिलेगा मध्य प्रदेश, सी ए से मिलने वाला है छत्तीसगढ़, जे ए से मिलने वाला है दोस्तों झारखंड, फिर आपको यहां मिलेगा डब्ल्यू बी से मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो देखिएगा
कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो क्रमशः पर चलेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आने वाला है पश्चिम बंगाल, फिर आने वाला है यहाँ पर टी से क्या आएगा दोस्तों? त्रिपुरा, और एम जैसे क्या आएगा दोस्तों? मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो जवाब क्या हुआ दोस्तों अपना कि 8 राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका क्रम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल मैटर तो यही है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि कर्क रेखा भारत के पश्चिम से पूर्व में स्थित राज्यों का सही क्रम क्या होगा। तो यहां पर अपन याद रखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट कौन सा आने वाला है? मिजोरम आने वाला है। फिर क्वेश्चन कर लिया जाए कि कर्क रेखा पर स्थित सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो यहां पर क्या जवाब होगा? त्रिपुरा। क्या जवाब होने वाला है? त्रिपुरा। और सबसे बड़ा राज्य जो कि कौन सा है जानते हो दोस्तों? कौन सा होने वाला है? राजस्थान। कौन सा होने वाला है? राजस्थान होने वाला है। फिर यदि अपन ऐसी बात करें कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा है। फिर जैसे कि अपन ने दक्षिणतम अक्षांश से विस्तार देखा और उत्तरोत्तम अक्षांश से विस्तार अपन देखते हैं, तो यहां पर आपसे बात कर ली जाती है कि भारत का उत्तरोत्तम बिंदु क्या है? भारत का उत्तरोत्तम बिंदु क्या है? तो दोस्तों बताइएगा क्या होगा, फटाफट से गेस करिएगा क्या होने वाला है। यहां पर होगा दोस्तों इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। अब प्राचीन रेफरेंस के आधार पर तो क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए गए हैं, तो यह आपके 8% लोकेशन में इंदिरा कौल पड़ता है। यहां पर देखो एक नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, जिसका नाम है दोस्तों क्या है? लद्दाख। क्या होने वाला है? लद्दाख। और यहां पर एक एरिया था जिसे कहा जाता है क्या? सियाचिन। क्या कहा जाता है? सियाचिन। तो आपसे अगर ऐसा पूछे कि भारत का उत्तरोत्तम बिंदु क्या है, भारत का उत्तरोत्तम अक्षांश से विस्तार किस बिंदु से प्रारंभ होता है, तो यहां पर होने वाला है दोस्तों कौन सा? इंदिरा कौल, लद्दाख और क्या होगा? सियाचिन क्षेत्र। फिर यदि अपन देखें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो देखिए दोस्तों दक्षिणतम बिंदु बताइए कहां पर होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर होने वाला है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा ग्रेट निकोबार द्वीप, और ग्रेट निकोबार द्वीप पड़ता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। और यहां पर भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? जिसका नाम है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। क्या होने वाला है? इंदिरा पॉइंट होने वाला है। इंदिरा पॉइंट जो कौन से द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु। और यह भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इसे प्राचीन रेफरेंस में आप क्या कहते थे? पिग्मेनियन पॉइंट भी कहा जाता था। पिग्मेनियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। पिग्मेनियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी दोस्तों किसके नाम है? इंदिरा पॉइंट के नाम है, जो कि भारत का कौन सा बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु है। फिर यदि अपन देखते हैं कि यहां पर 2004 में, क्योंकि महासागर में उत्पन्न भूकंपों से जो लहरें उत्पन्न होती है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 2004 में किस प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया दोस्तों? सुनामी ने। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, और इसे ही पिग्मेनियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट की संज्ञा दी जाती है। चलिएगा
अब यहां मैं आपको लाऊं कि मुख्य भारत या प्रायद्वीपीय भारत का जो अंतिम बिंदु है वो दोस्तों कहां पर होने वाला है। यहां पर राज्य मिलेगा आपको, टी से राज्य मिलने वाला है दोस्तों, कौन सा होगा, तमिलनाडु। कौन सा होने वाला है, तमिलनाडु होगा। तो ये कहा जाए कि दक्षिणतम बिंदु कौन से में होने वाला है, तो तमिलनाडु में होने वाला है। और तमिलनाडु में ये आपका होगा, क्या होगा दोस्तों, कन्याकुमारी। क्या होने वाला है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी तमिलनाडु, यानी ये कह दिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का या मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों, कन्याकुमारी तमिलनाडु। क्या होने वाला है, कन्याकुमारी तमिलनाडु होने वाला है। और फिर यदि मैं आपसे बात करूं कि यहां पर इसे केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, केप केमोरिन या कुमारी अंतरिप। क्या कहा जाता है दोस्तों, कुमारी अंतरिप भी कहा जाता है। किस बिंदु को, कन्याकुमारी तमिलनाडु को कहा जाता है। और फिर यदि कर ली जाए बात कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है, भारत का अक्षांश यानी भारत उत्तर से दक्षिण में कितना है, तो भारत उत्तर से दक्षिण में दोस्तों कितना निकलता है, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर निकलता है। तो देखिएगा इस मैप से आपको भारत का अक्षांश विस्तार देखिएगा, अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और भारत का दक्षिणतम विस्तार कितना है दोस्तों, 6 डिग्री 45 मिनट है। और भारत से कुल अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरी दोस्तों, 29। और फिर कह दिया जाए कि भारत से महत्वपूर्ण रेखाएं कितनी गुजरी, ओनली वन, जिसका नाम क्या है दोस्तों, कर्क रेखा। इस पर भारत के कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और सबसे बड़ा राज्य का सबसे छोटा राज्य जो कर्क रेखा पर पड़ने वाला है दोस्तों कौन सा है, त्रिपुरा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान होने वाला है। कौन सा होगा, राजस्थान होगा। भारत का उत्तरोत्तर बिंदु जो अपन डिस्कस किया कौन सा होगा, इंदिरा कोल, जो 8% लोकेशन लद्दाख में जा चुका है। और पुराने आंकड़ों के अनुसार ये जम्मू कश्मीर में आता था, जो सियाचिन ग्लेशियर का भाग है। दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो दोस्तों अपन ने यहां पर बात की इंदिरा पॉइंट। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु अपन ने कहा तो कन्याकुमारी, जो दोस्तों कौन से राज्य में पड़ने वाला है, तमिलनाडु में पड़ेगा। और उत्तर से दक्षिण में भारत कितना है, तो दोस्तों कितना होगा, 3214 किलोमीटर। इस प्रकार से आपको भारत व अक्षांश के संबंध में, इस प्रकार से आपको भारत व अक्षांश के संबंध में दोस्तों जानकारी याद रखनी है। और आई होप अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे अपन देशांतर और भारत का देशांतर इस तरह के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।